Welcome everyone. Today we are going to start our third application of dimensional analysis, जो कि आपका conversion of one system of units into the other. एक system of units से दूसरे system of unit में convert हम कर सकते हैं using dimensions. कैसे? आइए देखते हैं. Let's see कैसे होता है. तो this is our third application. Conversion of units of one system into another system ये हम आज कन्वर्ट करना सीखेंगे. थर्ड एप्लीकेशन है, लास्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. सपोज मैंने लिखा एक फिज़िकल क्वांटिटी है मेरे पास, नाम है इसका x. ठीक है, एक फिज़िकल क्वांटिटी है x. इसको मैं लिख सकता हूँ एन यू के फॉर्म में. अब तुम बोलोगे भाई एन यू क्या है? तो x इज़ आवर फिज़िकल क्वांटिटी. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स, स्पीड, एक्सेलरेशन, एरिया, लेंथ, ठीक है, मास, कुछ भी. और n क्या है? n है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू दिस इज़ द n. अगर n ये है, इसके बाद u क्या है? u है आपका यूनिट. ठीक है, यूनिट. न्यूमेरिकल वैल्यू n है, u है आपका यूनिट और x आपका फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि फोर्स इक्वल्स टू 5 न्यूटन. तो यहाँ पर अपना फोर्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है. देन 5 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब n है. और यूनिट क्या है? न्यूटन है, u है. ठीक है, तो हम एक फिज़िकल क्वांटिटी को इस फॉर्म में लिखते हैं कि इसके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और एक यूनिट होगा. ये तो क्लियर है. ठीक है, और इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक और बात, इसको कहने से पहले याद रखना कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट. ठीक है, ये बात थोड़ा सा याद रखना. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि न्यूमेरिकल वैल्यू अगर कम हो गया तो यूनिट बड़ा हो जाता है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. अब मुझे बताओ, यहाँ पर n और यहाँ पर ये u है, n1 u1 मान लेता हूँ उसको. यहाँ पर देखो n2 है, यहाँ पर देखो ये u2 है. ठीक है, अच्छा. तो इन दिस केस n1 एंड u2 सॉरी n1 एंड u1 में थोड़ा सा गौर करो. n1 है 1 और u. तो यहाँ पर जैसे ही हमने n का वैल्यू बड़ा कर दिया, ज़्यादा कर दिया, जैसे ही n का वैल्यू मतलब n1 का वैल्यू इंक्रीज़ हुआ या फिर n का वैल्यू इंक्रीज़ हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज़ हुआ. यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू 100 है. तो ऑब्वियसली 100 क्या है? ज़्यादा है, बड़ा है. अच्छा, वैसे ही हमारा जो यूनिट है वो छोटा हो गया. कैसे? बिकॉज हमें पता है कि मीटर जो है वो सेंटीमीटर से ज़्यादा है, मतलब बड़ा है यूनिट में. तो जैसे ही हमने न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाया वैसे ही यूनिट भी घट गया, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर मैं लिखता ऐसे, सपोज मैंने लिखा 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर. अब मैंने क्या किया? अब देखो, मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू को कम कर दिया, 100 से 1 कर दिया, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया कम, लेकिन यूनिट जो है वो बड़ा हो गया. सेंटीमीटर से बड़ा कौन है? मीटर. तो यू बढ़ गया. तो मैं ऐसा कह सकता हूँ
कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू को घटाओगे तो यूनिट आपका बढ़ जाएगा, अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाओगे तो यूनिट आपका घट जाएगा। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो याद रखना है कि यहाँ पर एक और बात याद रखना है कि N1 U1 इक्वल टू N2 U2। इसका क्या अर्थ है? अर्थ ये है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज और यूनिट्स आपस में सेम होते हैं। मतलब अगर आप 1 मीटर लिखते हो तो वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। मतलब 1 मीटर का जो वैल्यू है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। देखो यूनिट सेम नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम नहीं है, फिर भी आपस में इक्वल है। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल जाता है कि N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। सपोज़ N1 U1 हमारा 1 मीटर है, तो ये N2 U2 जहाँ पर N2 100 है और U2 आपका सेंटीमीटर उसके बराबर होता है, ठीक है। ये एक रिलेशन है। इसके बाद सपोज़ मान लेते हैं अपने पास जो x था, जो फिज़िकल क्वांटिटी x था, ठीक है, वो एक सिस्टम में है, ठीक है। तो लेट मान लेते हैं, लेट M1 L1 रुको M1 कॉमा L1 कॉमा T1 be the fundamental units of the physical quantity x। मान लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी x मास, लेंथ और टाइम से बना हुआ है, फिजिकल यूनिट से बना हुआ है। फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ be the fundamental units of the physical quantity x, ठीक है। तो मान लेते हैं कि M1 L1 और T1 से बना हुआ है हमारा फिजिकल क्वांटिटी x, ठीक है। ये भी फर्स्ट सिस्टम में, मतलब सपोज ऐसा यूनिट में है, सपोज कुछ ना कुछ सिस्टम में है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में है, ठीक है। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में M1 L1 और T1 इसका फंडामेंटल यूनिट्स है और ये इससे बना है। और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमने N1 मान लिया, लेट N1 बी द न्यूमेरिकल वैल्यू इन द फर्स्ट सिस्टम, न्यूमेरिकल वैल्यू इन द फर्स्ट सिस्टम, ठीक है। इन दैट सिस्टम लिख सकता हूँ, इन दैट सिस्टम। इसके बाद अगर हम मान लेते हैं इफ़ ए बी और सी होता है डायमेंशंस, इफ़ ए बी सी आर द डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। अब फर्स्ट यूनिट में मास, लेंथ और टाइम का कुछ ना कुछ डायमेंशन तो होगा ही, कुछ ना कुछ पावर तो होगा। तो हम उन पावर्स को ए बी सी मान रहे हैं, रिस्पेक्टिवली मान लेते हैं ए बी सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन वी कैन राइट दैट फिजिकल क्वांटिटी x इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू N1 और इसके जो आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है। हमने क्या माना कि ये फंडामेंटल यूनिट्स से बना हुआ है। यूनिट्स मतलब क्या? u। अब u जो है इसका u मास है, M1 है, L1 है और T1 है और जिनके डायमेंशंस a b c है। मतलब इसके यूनिट में क्या होगा, हम यूनिट में अक्सर क्या लिखते हैं, यूनिट में हम u लिखते हैं या फिर u1 लिखते हैं, लेकिन इसका जो यूनिट है वो क्या है, इसका यूनिट हम मान लेते हैं कि मास के मतलब कैपिटल M के पावर में a, M1 है एक्चुअली, इनटू कैपिटल L1 के पावर में b, कैपिटल T1 के पावर में c, ठीक है। ये हमने इसका यूनिट मान लिया, फंडामेंटल यूनिट्स, कि इसका जो यूनिट है वो मास, लेंथ, टाइम के कुछ डायमेंशन से बना हुआ है, ठीक है। आगे और भी समझ में आएगा आपको, अभी के लिए देखो। इसके बाद हमने एक और मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी लिया है, लेकिन इसको हमने दूसरे सिस्टम में लिया है, ठीक है। तो मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ। थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। फिर देखो हमने लेट कर लिया कि अगर M2 L2 और T2, ठीक है, हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं, देखो गौर से देखो, यूनिट्स हैं हमारे फिजिकल क्वांटिटी x का, इन द फर्स्ट सिस्टम नहीं होगा, अभी होगा सेकेंड सिस्टम, ओके, इन द सेकेंड सिस्टम।
एंड एन टू बी द न्यूमेरिकल वैल्यू इन दैट सिस्टम। तो मान लेते हैं हमारा सेम फिजिकल क्वांटिटी है, बिकॉज फिजिकल क्वांटिटी तो सेम नहीं होगा, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, हम चेंज नहीं करेंगे इसको। सपोज हमने फोर्स को लिखा 5 न्यूटन, ठीक है, ऐसा यूनिट में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फिर से हम इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं, डाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है, डाइन में भी हम लिख सकते हैं। वैसे ही फोर्स तो चेंज नहीं हो रहा ना, फिजिकल क्वांटिटी फोर्स ही रह रहा है, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी फोर्स ही रह रहा है, ठीक है, इसका बस सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज हो रहा है। मतलब 5 न्यूटन था ऐसा यूनिट में, और फिर ये हम इसको डाइन में लिख सकते हैं, वो हो जाएगा आपका CGS में। तो फोर्स तो फोर्स ही है, बल्कि इसका जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो यूनिट है वो चेंज होगा। इसलिए हमने देखा क्या कि भाई साहब ये जो आपका फिजिकल क्वांटिटी x है वो x ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा जो कि n1 n2 है, और आपका यूनिट चेंज होगा, जिस यूनिट को हमने मान लिया है इतना। देखो अगर मैं न्यूटन की बात करता हूँ तो न्यूटन का भी एक डायमेंशन है, कैसे, ज़रा सोच के देखो। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट kg, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया, देखने में ऐसा लगेगा कि kg मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम न्यूटन कहते हैं, ठीक है ना। तो हम काम करते हैं, kg को हम लिख सकते हैं आपका मास थर्ड ब्रैकेट डायमेंशन में, और मीटर किया है लेंथ, तो ml लिख दिया, बाय टाइम सेकंड स्क्वायर, तो t का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा mlt-2। तो हम न्यूटन को, ठीक है, न्यूटन को हम डायमेंशनली ऐसे भी लिख सकते हैं mlt-2, ठीक है भाई। तो जो अपना न्यूटन क्या है वो तो यूनिट है भाई साहब, ठीक है, न्यूटन क्या है, न्यूटन तो अपना यूनिट है। तो यूनिट को हम इन द फॉर्म ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसलिए यूनिट को मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में रखा। अब हो सकता है यहाँ पर mlt-2 आया था, अब हो सकता है कि ml-1t-1 हो सकता है, या फिर lt-1 हो सकता है, या फिर ml2t-1 हो सकता है। तो डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, मतलब पावर में कुछ भी हो सकता है, और एम एल और टी जो है वो भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो वैल्यूज़ कुछ भी हो सकता है, लेकिन मास, लेंथ और टाइम तो रहेगा ही रहेगा। ये तो भाई हमारे बेसिक फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, ये हमेशा रहेगा ही रहेगा। हो सकता है यहाँ पर पावर कुछ चेंज हो जाए, ठीक है, और यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ चेंज हो जाए, ठीक है, मास का वैल्यू यहाँ पर कुछ हो जाए टाइम का वैल्यू, लेकिन डायमेंशंस और इनका जो यू कैन से ये तो चेंज होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होंगे, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी आपका सेम ही रहेगा, ठीक है, ठीक है भाई, ओके, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 2। अब देखो गौर से, यहाँ भी x इक्वल्स टू दिस, यहाँ भी x इक्वल्स टू दिस, तो हम मैथ्स में करते हैं क्या, इक्वेट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि n1 के साथ, सॉरी n1 इंटू m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर a, सॉरी l1 टू द पावर b, t1 टू द पावर c इक्वल्स टू n2 इंटू m2 टू द पावर a, l2 टू द पावर b, t2 टू द पावर c, ठीक है। अब यहाँ से हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं कि हमें n1 का वैल्यू पता होता है, ठीक है, n1 मतलब क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इन द गिवन सिस्टम। तो सपोज़ n1 का वैल्यू, सपोज मैंने कह दिया कि n1 का वैल्यू 50 जूल हो सकता है, 100 न्यूटन हो सकता है, इसके बाद 100 मीटर स्क्वायर हो सकता है, रुको मीटर पर सेकंड हो सकता है, ठीक है, मीटर स्क्वायर भी हो सकता है एरिया में अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो n1 का वैल्यू हमेशा नोन होगा, n2 का वैल्यू हमें निकालना है। अगर n2 का वैल्यू निकल जाता है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें n2 का वैल्यू निकालना है। तो n2 हो जाएगा आपका n1 इंटू, अब देखो n2 यहाँ से क्या कर सकते हो, इन वैल्यू को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लेके जाना है। तो ये हो जाएगा m1 बाई m2 हो जाएगा, जिसका होल पावर a हो जाएगा, बिकॉज इसका भी डायमेंशन सेम होगा, इसका भी डायमेंशन सेम होगा, ठीक है, बस इनके वैल्यूज अलग अलग होंगे, ठीक है। यहाँ पर मास, लेंथ और टाइम, मास, लेंथ और टाइम के वैल्यूज़ अलग अलग होंगे, लेकिन इनका डायमेंशन सेम टू सेम होगा, ठीक है।
बिकॉज अगर मैं कहता हूँ कि भाई फोर्स इक्वल्स टू 5 न्यूटन, या फिर मैं इसको डायन में लिखता हूँ, ठीक है, तो जो फोर्स है वो तो फोर्स ही रहा है, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन क्या है, M L T-2, तो डायमेंशंस A B और C तो सेम ही है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा और इसके मास, लेंथ और टाइम के वैल्यूज चेंज होंगे, लेकिन डायमेंशन सेम रहेगा। तो यहाँ से इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो L1/L2 हो जाएगा टू दी पावर B, इसके बाद T1/T2 टू दी पावर C होल टू दी पावर C। ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसी फॉर्मूले की मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसी फॉर्मूले की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आपको फिर लिखना है कि दिस इक्वेशन इज़ द required equation to find the numerical value in the second system of units। दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है वो हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज दूसरे सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ 20 जूल, ठीक है, तो ये चेंज होगा 2 × 10⁸ आर्ग्स हो जाता है, ठीक है, इन द अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो मैं इसी क्वेश्चन को करवाता हूँ, अभी देखो एक एग्जांपल के साथ करवाता हूँ, तो फिर देखना कैसे आपको इसको सॉल्व करने को आपको मिल जाएगा, आराम से सॉल्व करना आ जाएगा आपको लिखना है। क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट 20 जूल्स इनटू आर्ग यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम्स ऑफ यूनिट को चेंज कर सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस, ओके, अरे सॉरी, ठीक है, कन्वर्ट, ओके। तो कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन करवाता हूँ पहले, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कैसे करना है। सबसे पहले तुमको निकालना है कि भाई, तुमको ये जानना पड़ेगा कि भाई जूल किसका यूनिट है। तो जूल हमें पता है कि ये आपका वर्क डन का भी यूनिट होता है और एनर्जी का भी यूनिट होता है, तो किसी का भी एक आपको लिख लेना है। तो आप किसी का भी लिख सकते हैं, या तो आप लिखें कि जूल इज़ द यूनिट ऑफ वर्क डन और एनर्जी, कोई सा भी लिखो। जूल इज़ द यूनिट ऑफ वर्क इन ऐसा यूनिट लिखो, ठीक है, ऐसा यूनिट या फिर ऐसा सिस्टम लिखो। ऐसा यूनिट नहीं होगा, ऐसा सिस्टम होगा। तो जूल जो है वो वर्क डन का क्या है, यूनिट है ऐसा ही सिस्टम में, ठीक है। और आर्ग क्या है, आर्ग आपका वर्क डन का ही या फिर एनर्जी का ही यूनिट होता है, लेकिन CGS में, ठीक है। तो फिर अभी आपको लिखना है वर्क डन का, आपको डायमेंशन लिखना है, डायमेंशनल फार्मूला। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला थर्ड ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं, वर्क लिख के थर्ड ब्रैकेट दे दो, मतलब इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला ML²T-2 लिख लिया। अब यहाँ से आपको ABC के वैल्यू मिल जाएंगे। A क्या होगा, A मतलब M के पावर में कितना है 1, B मतलब L के पावर में कितना है 2, C मतलब T के पावर में कितना है -2। ये ABC के वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सिंपली पहले ऐसे लिखना है कि भाई साहब इन SI सिस्टम, मतलब जो आपके पास है, जूल क्या है SI में है, तो आपको सबसे पहले SI सिस्टम लिखना है। इन SI सिस्टम M1, हमें पता है कि SI सिस्टम में मास का यूनिट कितना होता है, मास का स्टैंडर्ड यूनिट कितना होता है, तुम बोलोगे 1 kg। लेंथ का कितना होता है, तुम बोलोगे 1 मीटर, मतलब 1 मीटर को स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है। फिर T1 कितना होता है 1 सेकेंड्स, मतलब ऐसा यूनिट में 1 kg हमारा स्टैंडर्ड है, यूनिट है, 1 मीटर हमारा स्टैंडर्ड है और 1 सेकेंड टाइम का हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है। और N1 का जो वैल्यू है वो आपको लिखना है 20 जूल, जो क्वेश्चन में गिवन है, सिर्फ आपको 20 लिखना है, जूल नहीं लिखना, यूनिट नहीं लिखना है आपको। फिर हमें किस में कन्वर्ट करना है वो लिखना है, हमें अभी इसको CGS में कन्वर्ट करना है। और क्या है CGS यूनिट, तो फिर आपको इसको लिखना है CGS। अगर क्वेश्चन देख के आपको लग रहा है कि भाई ये तो किसी सिस्टम का पार्ट ही नहीं है, तो आपको लिखना है न्यू सिस्टम, ठीक है। अगर क्वेश्चन देख के लग रहा है कि भाई ये तो कोई किसी न्यू, मतलब किसी भी सिस्टम का नहीं है, तो आपको लिखना है कि इन न्यू सिस्टम, किसी भी अगर सिस्टम का नाम नहीं है तो, ठीक है। अगर समझ में आता है कि भाई ये तो CGS का भी नहीं है, FPS का भी नहीं है, MKS का भी नहीं है, तो आपको लिखना है न्यू सिस्टम। तो CGS में हमें पता है कि CGS में आपका M2 लिखना पड़ेगा। CGS में आपका 1 ग्राम होता है स्टैंडर्ड,
और लेंथ में 1 सेंटीमीटर होता है स्टैंडर्ड, और टाइम में सेकंड्स ही होता है, चेंज नहीं होता उसमें। हमें अभी n2 का वैल्यू चाहिए, ठीक है, n2 का वैल्यू चाहिए हमें। कैसे निकालेंगे? फार्मूला यूज़ करो, ये जो फार्मूला है n2 इक्वल्स टू n1 इंटू दिस, ओके। तो हम इस फार्मूले को कॉपी कर लेते हैं, बार बार यूज़ करना पड़ेगा, इसे अच्छे में कॉपी कर लेता हूँ ना। चलो भाई, तो इसी फार्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको हटा देता हूँ। इसके बाद यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस हाँ वर्क डन इन सेकेंड सिस्टम, दैट इज CGS सिस्टम। तो बाकी वैल्यू सबको पुट करना है सिंपली। देखो n1 का वैल्यू 20 इंटू m1 का वैल्यू कितना है 1 kg बाई m2 का वैल्यू 1 ग्राम, और पावर में कितना है, पावर में है a का वैल्यू कितना है 1 इंटू L1 कितना है, L1 है 1 मीटर बाई L2 कितना है 1 सेंटीमीटर, और पावर में कितना है, पावर में है b का वैल्यू कितना है 2 मतलब स्क्वायर, इंटू T1 कितना है 1 सेकेंड, T2 भी 1 सेकेंड, पावर में कितना है -2। अच्छा, इसके बाद देखिए 20 इंटू, अब हमें जितने भी केजी मीटर ये सब क्या करना है, इन सबको हमें CGS में कन्वर्ट करना है। तो मैं 1 kg को लिख सकता हूँ 1000 ग्राम, या फिर 1000 ग्राम ना लिख के 10⁻³ ग्राम भी लिख सकता हूँ। तो एक्सपोनेंशियल में फॉर्मूला लिखो तो अच्छा होता है, ठीक है। तो मैंने 1 किलोग्राम को लिखा 10⁻³ ग्राम, जिसमें कन्वर्ट करना है उसी को, उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा, बाई 1 ग्राम टू दी पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटू 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर, मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 100 सेंटीमीटर होता है, 100 मतलब 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाई 1 सेंटीमीटर। इसका पावर कितना है स्क्वायर, इंटू ये 1 सेकेंड और 1 सेकेंड कट जाएगा, मतलब 1 ही रहेगा, ठीक है। 1 का टू दी पावर -2 मतलब क्या 1 ही रहता है भाई, इसमें कोई मतलब चेंज करने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद आपको यूनिट्स को कट कर देना है, ग्राम ग्राम कट कर देना है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट कर देना है। अच्छा, 20 इंटू यहाँ पर कितना रहा, इसमें 10 क्यूब, और इसमें 10 टू द पावर स्क्वायर का 4 मतलब 10 टू द पावर 4 मतलब 20 इंटू 10 टू द पावर 7। अभी साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 8, इतना, ठीक है। लिखने के बाद अभी इतना तक लिखना है, फिर आपको लिखना है कि देयरफॉर 20 जूल को हम दूसरे सिस्टम मतलब CGS में लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 8 अर्ग, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कैसे करना होता है, फिर बाकी क्वेश्चन आप सेम तरीके से कर सकते हो, लेकिन ये स्कूल में करने के लिए है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ऐसा करोगे तो टाइम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, तो उसके लिए आपको शॉर्टकट टेक्निक्स याद करने होंगे, मतलब शॉर्टकट टेक्निक्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी बोर्ड्स के लिए भाई साहब आपको फुल स्टेप दिखाने पड़ेंगे, लेकिन बोर्ड्स के बाद अपने आप को आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। मतलब शॉर्टकट्स के लिए जितना हो सके शॉर्टकट आपको करना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जिससे कि टाइम आपका ज़्यादा से ज़्यादा बच जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ अच्छे से, मतलब करेक्टली, ठीक है। तो देखो ये तो एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दिखाया, ठीक है। एग्जांपल लिख दो इसको, एक्चुअली ये आपका एग्जांपल है। अब रियल क्वेश्चंस में हम थोड़ा सा ताका झाकी करते हैं और देखते हैं कि रियल क्वेश्चंस मतलब और भी बाकी क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्या कैसे करने होंगे हमें, देखते जाओ। सबसे पहले ज़्यादा क्वेश्चंस करवाऊंगा नहीं, ठीक है, बिकॉज एक बार अगर हो जाता है आपका दिमाग में फिट हो जाता है तो ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। तो कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ कैपिटल G मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट which is equals to 6.67 into 10 to the power -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर इनवर्स इनटू SI सिस्टम। तो SI सिस्टम आपको कन्वर्ट करना है। तो देखो डाइन है, सेंटीमीटर है, ग्राम मतलब क्या CGS है, तो हमें CGS सिस्टम से SI में जाना है, लेकिन उससे पहले आपको G का डायमेंशनल फार्मूला लिखना पड़ेगा।
बिकॉज डायमेंशनल फार्मूला नहीं लिखोगे तो ABC का वैल्यू नहीं मिलेगा। तो आपको पहले लिखना है कि डायमेंशनल फार्मूला अब जी है, तो आपको जी लिख के थर्ड ब्रैकेट लिख देना है, तो समझ जाओगे कि डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हो। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है m-1 L3 T-2। याद रहना चाहिए, याद करना चाहिए आपको, ठीक है। धीरे धीरे आहिस्ते से याद हो जाएगा। तो A का वैल्यू -1, B का वैल्यू क्यूब मतलब 3, C का वैल्यू -2। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में है CGS यूनिट, तो पहले हम लिखेंगे CGS यूनिट इन CGS सिस्टम, सॉरी इन CGS सिस्टम में बताया कि मास का स्टैंडर्ड होता है 1 ग्राम, लेंथ का स्टैंडर्ड होता है 1 सेंटीमीटर, और टाइम का स्टैंडर्ड होता है 1 सेकेंड। और N1 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, देखो 6.67 इंटू 10⁻⁸ ठीक है। अब इसको हमें SI में चेंज करना है, तो SI में आपको देखना आंसर आएगा इतना 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आएगा। तो हमें ये वाला वैल्यू आंसर में चाहिए होता है। तो अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, इन SI, तो SI लिखो इन SI सिस्टम, ठीक है। और हमें पता है कि SI में 1 kg होता है स्टैंडर्ड यूनिट, लेंथ का होता है 1 मीटर, टाइम का सेम ही होता है 1 सेकेंड, और हमें अभी N2 का वैल्यू चाहिए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ N2। तो चलिए शुरू करते हैं, N2 का वैल्यू कितना होगा ये देख लेते हैं। तो फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला तो भाई सेम टू सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूला हमेशा आपको यूज़ करना है बोर्ड्स के लिए, ठीक है। N1 का वैल्यू कितना है, 6.67 इंटू 10⁻⁸ इंटू M1/M2। M1 है 1 ग्राम, M2 है 1 किलोग्राम, टू डी पावर ए कितना है -1, इंटू L1 कितना है 1 सेंटीमीटर, L2 कितना है 1 मीटर, टू दी पावर बी कितना है क्यूब, इंटू T1 कितना है 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड टू दी पावर -2, ठीक है, मतलब 1 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6.67 इंटू 10⁻⁸ इंटू, तो मैंने क्या कहा था, पावर में माइनस है तो पहले रेसिप्रोकल कर लो, मतलब 1 किलोग्राम बाई 1 ग्राम, ठीक है, इंटू 1, इसमें क्यूब है। अच्छा, तो मैंने बताया था कि आपको CGS से SI में जाना है, तो आपको सेंटीमीटर से मीटर में लिखना है। तो हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा 1/100 मीटर। इसको आप लिख सकते हैं 10⁻⁻2 मीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तो पावर में लिखेंगे तो अच्छा होता है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर बाई 1 मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, इसका होल क्यूब, इंटू ये 1 सेकेंड कैंसिल, मतलब 1 का पावर -2 मतलब 1 ही होता है, इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है। इसके बाद 6.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 1 किलोग्राम, और यहाँ पर 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम को हमें SI में चेंज करना है। तो 1 ग्राम कितना होता है 1 किलोग्राम बाई 10⁻³ किलोग्राम्स होता है। कैसे, बिकॉज हमें पता है कि 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 kg, तो 1 ग्राम कितना होगा 1/1000 ग्राम किलोग्राम, सॉरी, तो ऊपर लेके जाओ 1000 को, तो 10⁻³ किलोग्राम्स होता है। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है, इंटू 10⁻² का होल क्यूब मतलब 10⁻⁻6, ओके। इसके बाद 6.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू, तो देखो किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻3 हो जाएगा, इंटू 10⁻6, ठीक है। पावर्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, बिकॉज बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, सिंपल एक्सपोनेंट्स वाले फॉर्म है। तो -8 + 3 -6, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻14 + 3 -11, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको लिखना है देयरफॉर 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर इनवर्स इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। डाइन को हम क्या लिखते हैं SI में न्यूटन, सेंटीमीटर को हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर, और ग्राम का इन्वर्स मतलब kg स्क्वायर, ठीक है, अब ऐसे भी लिख सकते हो kg स्क्वायर इन्वर्स, माइनस में लिख देता हूँ, ठीक है। तो SI यूनिट में न्यूटन हो जाएगा, डाइन से न्यूटन,
सेंटीमीटर का मीटर और ग्राम का किलोग्राम, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ये है टेक्निक, इस कन्वर्ट करने का टेक्निक। ठीक है, समझ आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, और भी क्वेश्चंस करेंगे तो और भी क्लियर होगा। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन करके देखो कैसा लगता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट on a system which has 100 gram, 100 centimeter and 1 minute as fundamental units। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक ध्यान आपको रखना है, प्रिकॉशन मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है कि जूल पर मिनट किसका यूनिट है। जूल पर मिनट आपका पावर का यूनिट है, लेकिन तुम बोलोगे भाई पावर का यूनिट तो जूल पर सेकंड होता है ना, तो जूल पावर का यूनिट होता है जूल पर सेकंड, तो अगर मिनट है तो आपको इसको मिनट को सेकंड्स में चेंज करना है। ठीक है, और जूल पर सेकंड्स आपका क्या है, ऐसा यूनिट है, मतलब हमें ऐसा यूनिट से भी किसी और सिस्टम में चेंज करना है। तो और सिस्टम में देखो यहाँ पर ग्राम है, सेंटीमीटर, लेकिन टाइम मिनट में है। ठीक है, अगर टाइम सेकंड्स में होता तो हम कहते हैं कि सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करो, लेकिन यहाँ पर टाइम जो है वो मिनट में है। तो ये न्यू सिस्टम है, हमें नहीं पता कौन सा सिस्टम है, लेकिन न्यू सिस्टम है तो आपको इसको न्यू सिस्टम ही लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द यूनिट, whose unit is this। okay, joule per minute is the unit of power, because power equals to work done upon time। work done का यूनिट कितना होता है, जूल पर टाइम का सेकेंड्स, मतलब जूल पर सेकेंड्स, सेकेंड्स को मिनट में लिखा है बस। ठीक है, तो जूल पर मिनट इज द यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, जूल पर मिनट इज द यूनिट ऑफ पावर। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है कि पावर का डायमेंशन आपको लिखना है। पावर का डायमेंशन क्या है, पावर का डायमेंशन है mL²T-3। ठीक है, अब यहाँ से तुमको ए बी सी मिल चुके हैं, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू -3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मिनट है, मिनट, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपको लिखना है इन एसआई। ठीक है, इन एसआई या फिर इन फर्स्ट सिस्टम। ठीक है, इन फर्स्ट सिस्टम। तो फर्स्ट सिस्टम में आपका, हमारा ऐसा ही सिस्टम है लेकिन आपको फर्स्ट सिस्टम लिखोगे तो अच्छा होगा। तो फर्स्ट सिस्टम में हमारा ऐसा ही है, मतलब ऐसा में आपको पता है कि 1 किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड, लेंथ में 1 मीटर इज द स्टैंडर्ड, लेकिन टाइम में यहाँ पर क्या है, टाइम में है 1 मिनट। ठीक है, टाइम में है 1 मिनट, तो आपको 1 मिनट को लिख देना है 60 सेकेंड्स। ठीक है, ये आपको लिखना है। तो लिखना आपको 1 मिनट है, लेकिन फिर आपको चेंज करके सेकेंड्स में लिख देना है। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर आप बहुत लोग गलती कर देते हैं, वो चेंज नहीं करते हैं यूनिट को और उनका गलत हो जाता है आंसर। इसलिए जूल पर मिनट को आपको चेंज करना है जूल पर सेकंड्स में, तो फिर आपका आंसर आने वाला है, सिंपल सी बात है। ठीक है, कुछ समझ में आया क्या? अच्छा, फिर देखिए जूल पर सेकंड हो गया। इसके बाद देखिए 60 मिनट हुआ, 60 सेकेंड्स हुआ। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक्चुअली इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो, डू वन थिंग, इसको आप ऐसे कर दो, क्या कि 60 जूल पर मिनट है, तो मिनट को सेकेंड्स में चेंज करो, तो 60 जूल पर 60 सेकेंड्स, 60 कैंसिल, तो 1 जूल पर सेकेंड। फिर आपको लिखना है दिस इज़ द यूनिट ऑफ पावर इन एसआई, यूनिट ऑफ पावर इन एसआई। फिर आपको और फर्स्ट सिस्टम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी आप कर सकते हो, इन एसआई यूनिट। फिर टाइम को आपको 1 सेकेंड्स ही लेना है एसआई में,
तो एसआई में मीटर का स्टैंडर्ड होता है 1 किलोग्राम, लेंथ का होता है मास का होता है 1 किलोग्राम, लेंथ का होता है 1 मीटर और टाइम का होता है 1 सेकेंड। ये एसआई में है। अब हमें n1 का वैल्यू पता है, n1 का वैल्यू 60 जूल गिवन है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ 60 लिखना है, जूल नहीं लिखना है, यूनिट नहीं लिखना है। अब आपको किस सिस्टम में चेंज करना है भाई साहब? ये न्यू सिस्टम है, हमें नहीं पता भाई कौन सा सिस्टम है, आपको लिखना है न्यू सिस्टम, सिंपल, इन न्यू सिस्टम। इन न्यू सिस्टम देखते हैं भाई न्यू सिस्टम क्या है। न्यू सिस्टम में बताया गया है कि मास का स्टैंडर्ड है उनका 100 ग्राम और लेंथ का स्टैंडर्ड है उनका 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और टाइम का स्टैंडर्ड है उनका 1 मिनट, ठीक है। हो सकता है, क्या पता, हो सकता है भाई किसी और जगह पर सपोज़ 1 मीटर को वो लोग स्टैंडर्ड नहीं मानते, वो लोग मानते हैं 100 सेंटीमीटर एज अ स्टैंडर्ड, ठीक है, तो मानने दो उनको, हमें क्या, हमें अभी n2 का वैल्यू निकालना है, n2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला लगा दीजिए, वही वाला फार्मूला, सरा पिटा घिसा पिटा फार्मूला है ना। तो देखिए n1 का वैल्यू 60 है, m1 बाई m2 करो, m1 कितना है 1 kg, 1 kg बाय 100 ग्राम्स, पावर में कितना होगा 1, इंटू L1 कितना है, L1 है 1 मीटर बाई ये है 100 सेंटीमीटर टू दी पावर b कितना है स्क्वायर, T1 कितना है 1 सेकेंड्स, T1 है 1 सेकेंड्स और ये है 1 मिनट टू दी पावर -3, ठीक है। अब देखो 60 इंटू हमें ग्राम्स सेंटीमीटर्स और मिनट में चेंज करना है, ठीक है। तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर 3 ग्राम, 10 टू द पावर 3 ग्राम बाय 100 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल, इनटू मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर कट गया स्क्वायर, इनटू 1 सेकेंड्स को हम मिनट में कैसे लिखेंगे, 1/60 मिनट, ठीक है भाई, ठीक है, 1/60 मिनट बाय 1 मिनट, ठीक है भाई। तो हमने 1 सेकेंड को 1/60 मिनट लिखा, मिनट मिनट कैंसिल, टू दी पावर -3। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आएगा 60 इंटू, तो 10 क्यूब मतलब 10,000, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 10 क्यूब मतलब 1000, 1000 से 0 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 0 0 कट गया, यहाँ पर कट गया, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 रहेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 10 रहेगा। इसके बाद या तो अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखो देखो देखो, ठीक है, अगर दिक्कत है तो मैं बताता हूँ, देखो 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर लिख देता हूँ, तो अभी कट कर सकते हैं इसको, तो बच गया 10 इंटू, फिर से देखो 10 स्क्वायर मतलब 100 ही होता है और 100 तो 100 ही होता है भाई, कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1, ठीक है। इसके बाद ये है 1/60 टू दी पावर -3, ठीक है। तो इसका माइनस है पावर में, तो ये 1/60 की जगह पर हो गया 60, इसका क्यूब, ठीक है, 60 का क्यूब। इसके बाद देखिए 60 इंटू, अच्छा 60 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60, 3 बार होगा, तो 36 इंटू 36 कितना होता है भाई साहब, भूल गया मैं, 1296, 1296 होता है ना, हाँ, इसमें 36 6 और यहाँ पर 18 का 3 और ये बाद 18, हाँ ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 1296, ठीक है। इसको हमें स्टैंडर्ड में लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पर हो जाता है आपका 1296, फिर मैं मिला लेता हूँ, अच्छा 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 अच्छा, गलत किया, n1 का वैल्यू थोड़ा सा गलत हो गया, n1 का वैल्यू आपका यहाँ पर 1 होगा, क्यों 1 होगा, बिकॉज हमने 60 जूल को कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, 1 जूल पर सेकेंड में, तो हमारा 1 जूल पर सेकेंड अभी इसमें n1 हमारा 1 हमें लेना पड़ेगा, वरना n1 हमें 60 ही लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पर हमें क्या किया, हमने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया, ठीक है, इसको हमने चेंज किया, चेंज करके 1 जूल पर सेकेंड हुआ, तो n1 का वैल्यू थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं भूल गया था, मैं ध्यान नहीं दिया इस पर, तो 60 नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, यहाँ पर भी 1 ही होगा, यहाँ पर भी 1 ही होगा, हाँ 1 होने के बाद ये तो आपको पता है कि
6 का क्यूब कितना होता है 216, 216। इसका ज़ीरो कितना है 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका आपको करना क्या है, अभी इसका आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पड़ेगा। तो साइंटिफिक नोटेशन मतलब 2.16 इंटू 10⁻, हमने पॉइंट कहाँ से दिया था, हमने पॉइंट यहाँ पर दिया था ना, तो आपको काउंट करना है यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो फिर आपको 10⁻6 दे देना है, ये आपका आंसर। फिर आपको लिखना है कि भाई साहब देखो 60 जूल पर मिनट, जो क्वेश्चन में है वही लिखो, इक्वल्स टू 2.16 इंटू 10⁻6 न्यू यूनिट्स। इन न्यू सिस्टम। अब इसका यूनिट हमें नहीं पता भाई साहब, ठीक है, इसका यूनिट हमें नहीं पता, इसलिए हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि न्यू यूनिट्स ऑफ, इन न्यू सिस्टम ऑफ पावर लिख दे, ऑफ पावर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ पावर। ठीक है, तो क्वेश्चंस को ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप चाहते तो आप सिंपली इसके जगह पर ऐसा यूनिट ना लिखकर यहाँ पर 60 लिखते और यहाँ पर 1 मिनट लिखते, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन तब ये आपका ऐसा यूनिट नहीं होगा। ठीक है, तब आपका ये फर्स्ट यूनिट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अननोन है ये यूनिट, तो आपको ये एक यूनिट से दूसरे में कन्वर्शन आपको थोड़ा बहुत आ गया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं तो और भी क्लियर होगा, देखो। ठीक है, और भी क्लियर होगा क्वेश्चन। और भी क्लियर होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एरर्स वाले पार्ट में आ जाएंगे, ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है। ठीक है, एरर्स का हम थोड़ा बहुत देखेंगे और 2-3 लेक्चर्स आई गेस चाहिए होगा इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 50 जूल इन ए सिस्टम which has 10 centimeter, 1 kilogram and half minute as fundamental units। ठीक है, बहुत ही अजीबोगरीब सिस्टम है भाई साहब। 10 सेंटीमीटर है, 1 किलोग्राम है और हाफ मिनट है इसका स्टैंडर्ड। खतरनाक यूनिट है भाई साहब। फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है जूल किसका यूनिट होता है, या तो वर्क डन का या फिर एनर्जी का। लिख सकते हो आप, जूल इज़ द एसआई यूनिट, लिख सकते हो, इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। लिखता हूँ अभी एनर्जी। तो आपको पता है कि एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो तो सेम ही होता है भाई, ml²T-2। एनर्जी डायमेंशनल फार्मूला ml²T-2। अब यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकालो। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू -2। अब हमें बताया कि हमें जूल मतलब ऐसा यूनिट से न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम ऐसा यूनिट लिखेंगे, इन एसआई। हमें बताइए एसआई में हमारा स्टैंडर्ड होता है 1 किलोग्राम, लेंथ का स्टैंडर्ड होता है 1 मीटर और टाइम का स्टैंडर्ड होता है 1 सेकेंड्स। और N1 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 50 जूल, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको 50 लिखना है। इसके बाद हमें अभी न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है। इन न्यू सिस्टम आपको लिखना है कि भाई साहब M2 जो है, उन्होंने बताया M2 है 1 किलोग्राम और लेंथ का स्टैंडर्ड है उनका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर और टाइम का उनका स्टैंडर्ड है हाफ मिनट्स। ठीक है, अच्छा, अब हमें N2 का वैल्यू निकालना है। फिर से वही फार्मूला लगाओ, फार्मूला हमने यूज़ किया तो देखते हैं कितना आता है। N1 का वैल्यू 50 इंटू M1 कितना है 1 किलोग्राम, M2 कितना है वो भी 1 किलोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पावर 1, इसका पावर 1 है ना, हाँ। इंटू L1 कितना है 1 मीटर, L2 कितना है 10 सेंटीमीटर, इसका पावर कितना है स्क्वायर। टाइम T1 कितना है 1 सेकेंड्स और T2 हाफ मिनट, इसका पावर -2। अब जिनके भी पावर में माइनस है उनको रेसिप्रोकल कर सकते हैं।
1 kg कैंसिल, 1 कैंसिल, तो ये 50 इंटू 1 हो जाएगा, इंटू 1 मिनट को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻² सेंटीमीटर, मतलब 10² सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, होल स्क्वायर, तो 10 एक कैंसिल, एक गया, इंटू 1 सेकंड को मीटर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चाहे तो रेसिप्रोकल कर सकते हैं पहले, तो हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 सेकंड को हम लिखते हैं 1/60 मिनट डिवाइडेड बाई 1/2 मिनट, इसके पावर में आपका -2। फिर क्या करना है, 50 इंटू यहाँ पर 10 है सिर्फ और सिर्फ, 10 का स्क्वायर मतलब 100, इंटू यहाँ पर ये कैंसिल होगा, 1/60 इंटू रेसिप्रोकल 2/1, 1/30 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/30 के पावर में -2 लिखता हूँ पहले, तो 1/30 के पावर में -2, पावर में माइनस होना मतलब रेसिप्रोकल, तो 50 इंटू 100 इंटू 30 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा, 50 इंटू 100 इंटू 30 का स्क्वायर 900, 5 इंटू 9 45, लास्ट में कितने जुड़े होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, साइंटिफिक नोटेशन में लिखो 4.5 इंटू 10 का पावर में कितना होगा, हमने पॉइंट यहाँ पर दिया था तो यहाँ से काउंटिंग होगा 1 2 3 4 5 6, 10⁻6, तो हमारा आंसर आ गया देयरफॉर कि 50 जूल होता है 4.5 इंटू 10⁻6 न्यू यूनिट्स ऑफ एनर्जी के बराबर। ठीक है, हमें यूनिट का नाम नहीं पता, CGS है, FKS या FPS क्या है, ठीक है, FPS क्या है, MKS क्या है, नहीं है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ न्यू सिस्टम ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस होते हैं ऐसे टाइप के। ठीक है, और भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, बस आपको फार्मूला ही लगाना होता है और कुछ नहीं। फार्मूला लगाओगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आएगा। इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन, सपोज क्वेश्चन में गिवन है द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर is 7 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट इन CGS सिस्टम, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, CGS में इसका मतलब कितना वैल्यू होगा आपको निकालना है। तो आपका यूनिट आपको ऑलरेडी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता है, सरफेस टेंशन, इसका आपको डायमेंशन लिखना है, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन MT-2 होता है, सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ, तो MT-2। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ML0T-2, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ से आपको ABC के वैल्यूज़ मिलेंगे, A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 0, C का वैल्यू -2। ठीक है, इसके बाद हमें अभी क्या करना है, ये CGS में हमें कन्वर्ट करना है, ये SI में है बिकॉज न्यूटन है, मीटर है, मतलब SI में है, SI से CGS में लेना है, तो इन SI पहले लिखें। हमें बताइए कि SI में स्टैंडर्ड होता है मास का 1 किलोग्राम, लेंथ का स्टैंडर्ड 1 मीटर, टाइम का स्टैंडर्ड 1 सेकेंड्स, और N1 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कितना है, 7 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, ये आपका N1 का वैल्यू गिवन है। इसके बाद हमें अभी इसको चेंज करना है CGS में। इन CGS हमें बताए कि मास का स्टैंडर्ड मानते हैं 1 ग्राम, लेंथ का स्टैंडर्ड मानते हैं 1 सेंटीमीटर, टाइम का स्टैंडर्ड मानते हैं 1 सेकेंड्स। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ N2? सो यूजिंग आवर फार्मूला वी कैन फाइंड इट आउट। तो N1 कितना है, N1 अपने पास है 7 इंटू 10⁻⁻2 इंटू M1 कितना है 1 मीटर बाई M2 1 सेंटीमीटर, इसके पावर में कितना 1 इंटू L1 कितना है, L1 है
अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मीटर नहीं, 1 किलोग्राम होगा ना ये, 1 किलोग्राम और ये 1 ग्राम। ओके, यहाँ पर 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर, इसके पावर में 0 है, मतलब ये पूरा 1 हो जाएगा, इनटू टाइम है 1 सेकेंड्स बाई 1 सेकेंड्स के पावर में -2। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, अच्छा सॉरी, ये कट गया, ये कट गया, तो ये हाँ, तो 7 इंटू 10⁻⁻2 इंटू हमें क्या किसे चेंज करना है, हाँ हमें CGS में चेंज करना है, तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करो, तो 10³ ग्राम बाई 1 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल, इसका पावर में 1 है, इसका पावर में 0 है, 0 पावर में होगा तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, अंदर क्या होगा देखने की ज़रूरत नहीं है। 1 सेकेंड कट गया, 1 के पावर में -2 मतलब 1 ही होता है भाई साहब। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ वहाँ पर। 7 इंटू 10⁻⁻2 इंटू यहाँ पर 10³ है भाई साहब, तो यहाँ पर क्या होगा, पावर्स प्लस हो जाएंगे, तो -2 + 1 सॉरी -2 + 3 + 1, तो 7 इंटू 10⁻+1, तो ये 70 हो जाएगा। फिर आपको क्या लिखना है, देयरफॉर आपको लिखना है, देयरफॉर 7 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर का हम सीरीज इसमें लिख सकते हैं 70 डाइन पर सेंटीमीटर। न्यूटन की जगह पर हमने लिखा डाइन CGS में, और मीटर को CGS में लिखा सेंटीमीटर, बस आपका आंसर आ गया। समझ आया? तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसको आपको ऐसे सॉल्व करना होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे बढ़ते हुए एक और क्वेश्चन हमें मिल जाता है कि क्वेश्चन में गिवन है द स्पीड ऑफ साउंड के बारे में। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर में स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड्स। ओके, ये तो आपको पता ही होगा आपको। इफ यूनिट ऑफ लेंथ be kilometer and unit of time be r, मतलब पता है आपको r में होगा। ठीक है, यूनिट चेंज है। ठीक है, और आपको भी निकालना ये है what would be the value of speed of sound, value of speed of sound in न्यू सिस्टम। तो न्यू सिस्टम में क्या होगा इसका वैल्यू। तो क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ गया है कि क्या डायमेंशन है, स्पीड है, तो हमें स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। स्पीड ऑफ साउंड हो, स्पीड कुछ भी हो, मतलब LT-1 ही होता है। ठीक है, और LT-1 को मैं लिख सकता हूँ m0 LT-1। ठीक है, तो यहाँ पर A का वैल्यू 0 है, B का वैल्यू 1 है और C का वैल्यू -1 है। अब मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है, SI यूनिट है। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा इन SI, हमें SI से न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है। SI में तुमको पता है 1 किलोग्राम इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ मास, लेंथ का स्टैंडर्ड 1 मीटर, टाइम का स्टैंडर्ड 1 सेकेंड्स, और N1 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 332 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको लिखना है कि इन न्यू सिस्टम आपको लिखना है कि न्यू सिस्टम में मास के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब मास 1 किलोग्राम ही है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ बोला लेंथ और टाइम के बारे में। अब लेंथ का M2 होगा, क्या मैं कुछ गलती किया ऊपर, क्या मैंने M2 T2 का भी लिखा, हाँ सब ठीक है, यहाँ पर सिर्फ गलती हुआ है। तो L2 हो जाएगा आपका, लेंथ का कितना बोला यूनिट, लेंथ का यूनिट बोला कि 1 किलोग्राम है, 1 किलोमीटर है, और टाइम का बोला कि 1 मिनट है, मतलब मिनट नहीं, आवर है, आर। ठीक है, मतलब यूनिट चेंज हो गया। सेम मास का सेम है, मास का कुछ नहीं बोला, मतलब मास का सेम है किलोग्राम से, लेकिन बाकी का चेंज हो गया। अब बाकी का चेंज हुआ तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगा ही ना। हाँ, बिकॉज यूनिट चेंज होने से न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बताया था मैंने। तो इसीलिए यहाँ पर हम फिर से अपना फार्मूला लगाएंगे, जो कि हमें लगाना भी होता है। फार्मूला नहीं लगाएंगे तो आंसर आएगा नहीं। शॉर्टकट टेक्निक भी है, लेकिन बोर्ड्स वाले नहीं मानेंगे। ठीक है, शॉर्टकट वर्टकट, इसलिए हमें थोड़ा लेंदी प्रोसेस में करके दिखाना ही है। 332 इंटू
m1 1 किलोग्राम है, कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका पावर में 1, इसका पावर में 0 है, वैसे भी पावर में 0 है और वैल्यू भी 1 ही आ रहा है, ठीक है, कट के। इनटू L1 कितना है, L1 है आपका SI में 1 किलोमीटर, और यहाँ पर कितना बोला, ओ सॉरी SI में 1 मीटर, क्या बोल रहा हूँ, 1 मीटर, और यहाँ पर गिवन है 1 किलोमीटर। पावर में कितना है, पावर में है 1, इंटू T1/T2, T1 है 1 सेकेंड, T2 है 1 आवर, इसके पावर में -1, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो 332 इंटू ये क्या है, पावर में 0 मतलब 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटू 1 मीटर को किलोमीटर में चेंज करो, कितना होता है 10⁻³ किलोमीटर होता है, बाय 1 किलोमीटर, पावर में 1 है, ठीक है, किलोमीटर किलोमीटर कट गया, सॉरी, इंटू 1 सेकेंड को आवर में कैसे लिखते हैं, देखो, वी नो दैट 60, अच्छा रुको, इसको ऐसे समझते हैं कि 60 मिनट में आपका 1 आवर होता है, ठीक है, 60 मिनट में 1 आवर होता है, और हमें ये भी पता है कि 1 मिनट आपका 60 सेकेंड्स होता है, तो 60 मिनट कितना सेकेंड्स होगा, 3600 सेकेंड्स, मतलब मैं 60 मिनट की जगह पर अगर मैं सेकेंड्स में लिखूँ तो लिखना पड़ेगा मुझे 3600 सेकेंड्स इक्वल्स टू 1 आवर, ठीक है। तो यहाँ से 1 सेकेंड कितना होगा, 1 सेकेंड होगा 1/3600 आवर, सिंपल कैलकुलेशन। तो 1 सेकेंड की जगह पर मैंने लिख दिया 1/3600 आवर बाय 1 आवर, इसके पावर में -1, आ कट गया, आवर कट गया, 332 इंटू 10 का पावर -3 इंटू, ये कैसा लिखेंगे हम इसको, इसे ऐसा है 1/3600 टू दी पावर -1, मतलब रेसिप्रोकल, मतलब ये उल्टा हो जाकर 3600 आ जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको आप एक काम कर सकते हैं, 3600 को आप ऐसे लिख सकते हैं 332 इंटू 36 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। पीछे 2 0 मतलब क्या, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो इसको मैंने 100 से मतलब 10 को दिखाया, फिर इसे दिखाया, तो क्या बन गया 332 इंटू 36 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 332 इंटू 6 करते हैं पहले, ठीक है, 36 में पहले 6 करते हैं, तो ये 12 हो जाएगा, ये 19, ये भी 19, फिर से 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12, 9 इंटू 6 54, 55, फिर से 54 प्लस ये 9, और इसमें हाँ, ठीक है, तो 11952 इंटू 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1195.2, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, अब आपको इसको लिखना है देयरफॉर 332 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 1195.2 न्यू यूनिट ऑफ स्पीड। हमें नहीं पता भाई कौन सा सिस्टम में है, कि किलोग्राम भी है, फिर किलोमीटर भी है और आवर भी है, तो ये न्यू सिस्टम है, तो हमें इसका यूनिट नहीं पता, इसलिए इसका यूनिट को हम लिखते हैं न्यू यूनिट ऑफ स्पीड, ठीक है। इसमें आपको किलोमीटर आवर नहीं लिखना है, आपको लिखना है न्यू यूनिट ऑफ स्पीड, ये लिखने से बेटर होता है, ठीक है, बिकॉज आपको नहीं पता कि ये कौन सा यूनिट में है, ठीक है, इसलिए आप इसको न्यू यूनिट ऑफ स्पीड लिखो तो अच्छा होता है, बेटर होता है एक्चुअली। फिर देखो एक और क्वेश्चन, कि गिवन है कि लेंथ के डायमेंशन को एक्सप्रेस किया गया है यूजिंग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन इनटू स्पीड ऑफ लाइट c का डायमेंशन टू द पावर y और प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन टू द पावर z के बराबर। तो लेंथ का जो डायमेंशन है इसको एक्सप्रेस किया गया है यूजिंग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। नाउ व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z, कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन लिखो स्पीड ऑफ साउंड का, स्पीड ऑफ लाइट का लिखो, और प्लैंक्स कांस्टेंट का लिखो। तो जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। और एज क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट इज द एच। ओके, तो इनके डायमेंशन हमें पता है। लेंथ का डायमेंशन तो एल ही होता है भाई साहब। इसका क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, m-1 L क्यूब टी स्क्वायर, सॉरी t-2 टू डी पावर x इंटू स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड है L-1 टू डी पावर y। प्लैंक्स कांस्टेंट का इतना होता है ml² t-1 टू दी पावर z। सब मल्टीप्लिकेशन में है। अच्छा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, m के पावर में -x, l के पावर में 3x, t के पावर में -2x, सबके साथ पावर में आ जाएगा। फिर यहाँ पर l के पावर में y, t के पावर में -y। फिर यहाँ पर m के पावर में z, l के पावर में 2z और t के पावर में -z। ठीक है, अब जितने भी सेम क्वांटिटीज हैं उन सबको मैं एक साथ लाता हूँ। जैसे कि मास यहाँ पर बहुत सारे टाइम्स हैं, मल्टीप्लिकेशन में है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पावर प्लस हो जाता है, तो -x प्लस z हो जाएगा। इसके बाद लेंथ के केस में 3x भी है, y भी है और 2z भी है। फिर टाइम के केस में -2x है, -y है और -z है, सब कुछ प्लस हो गया एक साथ। ये आपका डायमेंशन हो गया। और यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो कि m का पावर 0 l और t का पावर 0, ऐसे भी लिख सकते हो l को। अब दोनों तरफ कंपेयर करो यूजिंग द प्रिंसिपल होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल होमोजेनिटी का अकॉर्डिंग इसके डायमेंशंस और यहाँ के जितने भी मास, लेंथ और टाइम के डायमेंशन सेम होंगे। अच्छा जी, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x प्लस z इक्वल्स टू 0 होगा पहले केस में। फिर 3x प्लस वाई प्लस 2z 1 होगा। फिर यहाँ पर 0 इक्वल्स टू, अच्छा ऐसे लिखता हूँ, -2x -y -z आपका 0 होगा। यहाँ से x का वैल्यू z के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर बिठा दो, तो 3x प्लस वाई प्लस 2x इक्वल्स टू 1। ठीक है, z की जगह पर x बिठा दिया, तो y का वैल्यू आ जाता है -5x। ठीक है, और यही y का वैल्यू यहाँ पुट करो, तो -2x माइनस प्लस 5x और z के जगह पर फिर से x -x इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू 0 आता है। ठीक है, x का वैल्यू 0 आता है। इसके बाद इसका कुछ गलत नहीं किया मैंने, नहीं गलत नहीं किया। अच्छा, देन x का वैल्यू 0 है, मतलब z, अच्छा रुको, x का वैल्यू 0 या फिर कुछ गलत किया मैंने, -3x प्लस दिस 2x हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो मुझे दिख नहीं रहा, यहाँ देखता हूँ, फिर भी चेक कर लेता हूँ ना, गलत भी तो हो सकता है ना, गलतियाँ तो हो सकती हैं, इसलिए देख रहा हूँ। तो x का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा z के बराबर अगर होता है, तो मैंने यहाँ पर z की जगह पर x बिठा दिया, तो यहाँ पर 5x, ओ हाँ यहाँ पर गलत है, यहाँ पर 1 है ना, 1 है, तो यहाँ पर होगा 1 - 5x। हाँ, यहाँ पर गलत हुआ मेरा। ठीक है, अच्छा दिख गया गलती कहाँ पर हुआ। इसके बाद y का वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ, तो -2x माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 - 5x और माइनस z की जगह पर x, -2x -1 प्लस 5x माइनस x इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पर -3x प्लस ये 2x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू हाफ। x हाफ मतलब क्या, z भी हाफ हो जाएगा, दोनों सेम बराबर है। और x का वैल्यू मिल गया है, तो y का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि होगा 1 - 5/2 माइनस 3/2। ठीक है, y का वैल्यू होगा -3/2। सही है ना भाई, देख लेता हूँ फिर से, यहाँ पर 2 आएगा तो -3/2। तो यहाँ से आपको z का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया और x का वैल्यू मिल गया, ये हमें चाहिए था। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है,
थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर देखो, फिर ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा पहले ट्राई करो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। पहले आप ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अगर नहीं बन रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा हार्ड है थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा समझने वाली, कॉन्सेप्ट्स वाली, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली क्वेश्चन है ये, ठीक है। कैसे करना है देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, यूनिट ऑफ फोर्स, वो लिखो, गिवन पार्ट लिख लो पहले। यूनिट ऑफ फोर्स 20 न्यूटन, मतलब सब एसआई में है, सब एसआई में है, तो हमारा जो यूनिट आएगा मास लेंथ टाइम, वो भी यूनिट एसआई में आएगा, है ना। कॉमन सेंस वाली बात है। यूनिट ऑफ एनर्जी लिखते हैं, यूनिट ऑफ एनर्जी आपका हो जाता है 200 जूल्स। फिर यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो अच्छा, यूनिट्स ऑफ, हाँ ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। सो वी नीड टू फाइंड दी करस्पॉन्डिंग यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, ओके। तो पहले हम फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिख लेते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है mL/T-2 थर्ड ब्रैकेट, और एनर्जी का mL²T-2 थर्ड ब्रैकेट, वेलोसिटी का LT-1। अच्छा, लिखने के बाद ठीक है, आपको लेट करना है, लेट द यूनिट ऑफ मास, इसको मान लेते हैं यूनिट ऑफ मास कैपिटल M है, यूनिट ऑफ लेंथ कैपिटल L है, और यूनिट ऑफ टाइम लेट्स से इट इज़ कैपिटल T, ठीक है, हमने इसको मान लिया। अच्छा, तो नाउ लेट्स वर्क अपॉन इट। फोर्स इक्वल्स टू 20 न्यूटन, कुछ ऐसा गिवन है। तो न्यूटन मत लिखो अभी, सिर्फ और सिर्फ इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा लिखो, पहले तो न्यूटन को लिखो। तो अभी हम क्या करते हैं, फोर्स की जगह पर मैंने लिख दिया mL/T-2 इक्वल्स टू 20, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर एनर्जी, एनर्जी है 200 जूल, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया mL²T-2 इक्वल्स टू 200, ठीक है। यूनिट नहीं लिखा, जूल नहीं लिखा, ठीक है। फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला LT-1 लिख दिया 5 के बराबर, ठीक है। ये मैंने कुछ लिखा। नाउ मैंने यहाँ से LT-1 इक्वल्स टू 5 से मैंने L का वैल्यू निकाला, जो कि होगा 5T, ठीक है। कैसे, बिकॉज LT-1 का मतलब क्या है, LT-1 का मतलब होता है L/T इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो L इक्वल्स टू 5T आ जाता है, ठीक है। पहला हमने एक काम किया है, ठीक है। इसके बाद L का जो वैल्यू है 5T, ये आप या तो यहाँ पुट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो L का वैल्यू है 5T, मतलब 5T इंटू टी का पावर -2 इक्वल्स टू 20 हो गया। फिर यहाँ से ये बन जाएगा T के साथ ये कैंसिल हो जाएगा पहले तो M इंटू 5, यहाँ पर T का पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 -2, ये हो जाएगा T-1 इक्वल्स टू 20। इसके बाद देखो, ये तो कर लिया, 5 को इसको डिवाइड कर दो तो 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो MT-1 इक्वल्स टू 4, तो T यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा M इक्वल्स टू 4T हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया है। कैसे वो समझ में आया कि नहीं बताओ। MT-1 का मतलब होता है M/T इक्वल्स टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल। अब हम M का वैल्यू 4T, L का वैल्यू 5T, ये हम बिठा देंगे अभी इस वाले इक्वेशन में, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में। आइए
तो m का वैल्यू है 4t इंटू l का वैल्यू है 5t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 5t का होल स्क्वायर इंटू t⁻⁻2 इक्वल्स टू 200। 4 से इसको काटा 50। इसके बाद ये कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, t का स्क्वायर t स्क्वायर इंटू t माइनस ये हुआ इक्वल्स टू 50। 2 कट गया। इसके बाद कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कुछ गलत जैसा क्यों लग रहा है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर एक मिस कर देना, यहाँ पर एक t है, यहाँ पर एक t है, तो एक और t यहाँ पर लिख देते हैं इनटू। तो एक्चुअली डायरेक्टली लिख देते हैं ना टी क्यूब, और कोई ज़रूरत है क्या, ये लो टी क्यूब लिख दिया डायरेक्टली, t इंटू टी स्क्वायर टी क्यूब लिख दिया डायरेक्टली। अच्छा, फिर 25 से 50 को कट किया 2 आ जाएगा, यहाँ से पावर को प्लस करो तो पावर प्लस करेंगे, ठीक है भाई, टी क्यूब से इसको प्लस करेंगे तो 3 - 2 t हो जाएगा। तो यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा आपका 2, t का वैल्यू 2 आ गया है, t का वैल्यू मिल गया तो बाकी के वैल्यूज भी मिल जाएंगे आपको आराम से। तो यहाँ पर आपका l का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पर m का वैल्यू आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया था भाई, हमने t को माना था यूनिट ऑफ आवर टाइम, l को यूनिट ऑफ लेंथ, m को यूनिट ऑफ मास। तो यूनिट क्या क्या मिल गए हैं ये लिख लेते हैं। तो लेंथ हो गया आपका 10 मीटर हो जाएगा, मास हो जाएगा आपका 8 किलोग्राम्स, और टाइम हो जाएगा आपका 2 सेकेंड्स। बिकॉज क्वेश्चन में फोर्स का जो यूनिट है न्यूटन में है, मतलब एसआई है, जूल में है एसआई है, मीटर पर सेकंड में है मतलब एसआई में है। तो हमारे जो आंसर्स आने चाहिए वो भी आपके एसआई में होने चाहिए, कॉमन सेंस से, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो आंसर आया वो आपके आंखों के सामने है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, इसमें लिख सकते हैं यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। इसका लिखेंगे यूनिट ऑफ मास, फिर लिखेंगे यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है भाई, कुछ ऐसा आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये ले। तो ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है। इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना न्यू पार्ट स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका डायमेंशनल एनालिसिस ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा एरर्स, और एरर ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। फिर 2-3 लेक्चर्स और लगेंगे, आई गेस 2-3-4 लेक्चर्स लगेंगे चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। फिर आपके पास एक चैप्टर आएगा जो कि आपका थोड़ा सा जीना हराम कर सकता है, जो कि है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या फिर 2D प्लेन, ठीक है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हो, 2D प्लेन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। लेकिन इसको करने से पहले सबसे पहले आपको कैलकुलस के थोड़ा सा आपको बेसिक्स करने चाहिए, मतलब करने पड़ेंगे, करने चाहिए नहीं मतलब करने पड़ेंगे आपको, यू हैव टू, ठीक है। you have to you should or you have to know the basics of calculus, differentiation, integration, ठीक है। तो एज आई सेड कि मेरा एक सीरीज़ स्टार्ट हो चुका है फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें मैंने डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा बेसिक्स आपको मैं करवा दिया है मैंने फॉर्मूलेस के साथ। तो हम फार्मूला बेस देखेंगे अभी तो फ़िलहाल, फिर हम और उसमें एडवांस डेप्थ में जाएंगे, लेकिन अभी के लिए बेसिक्स में हमें थोड़ा फार्मूला चाहिए होगा, ठीक है। तो ज़रूरत पड़ेगा तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, ठीक है, मैं आपको कैलकुलस के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, कैलकुलस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक्स बता दूंगा, फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नहीं तो अगर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ आपका तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ऑलमोस्ट यू कैन से हाफ पोर्शन ऑफ चैप्टर इज फिनिश। बाकी हाफ आपका एरर है, और ज़्यादा लंबा पार्ट नहीं, थोड़ा पार्ट है एरर का, ठीक है, वो आपका हो जाएगा। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।